हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी का क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ जो कि एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि 5वीं क्लास का बोर्ड जो का पेपर अभी अभी कंडक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले, ये 17 मार्च को 17 मार्च को। तो स्टूडेंट, आपके कितने क्वेश्चन सही बने हुए हैं उसका आप ज़रूर एक बार अपने आप को चेक कर लेना। मैं आज एक ये वीडियो जारी कर रहा हूँ आप सभी के लिए। स्टूडेंट, आपको क्लास 5 में टाइम 2 घंटे का दिया गया था और टोटल मार्क्स था लगभग 40 नंबर का आपका पेपर था। यहाँ पे आपको क्या करना था स्टूडेंट, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना था, यहाँ पे वर्ड में लिखना था, यहाँ स्टूडेंट नेम और स्कूल नेम लिखना था, यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर था और यहाँ पे वैल्यूअर सिग्नेचर, जो आपके मार्क्स देने वाले हैं उनका सिग्नेचर। आपको बस ये 4 जगहों से मतलब था, एक रोल नंबर और उसको वर्ड में लिखना है, स्टूडेंट नेम और स्कूल नेम से। ओके स्टूडेंट, रोल नंबर में आप यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर रहा होगा, जैसे आप क्लास 5 में हैं तो 501362 ऐसा कुछ हो सकता है रोल नंबर रहा, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसको आप ऐसे 5,01,362 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ऐसे आप आसानी से 5 के बाद क्या है 0, 5 के बाद क्या है 0 1 THREE कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते थे। और स्कूल आप अपना नाम, स्टूडेंट नेम विद्यार्थी का नाम, स्कूल नेम विद्यार्थी और स्कूल का नाम। स्टूडेंट देखो, जो मैं ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा भले ही इंग्लिश माध्यम में, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये इंग्लिश माध्यम का तो ये है ही जो हमारे पास में क्वेश्चन पेपर है, लेकिन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं कंप्लीट इसको हिंदी में समझाने वाला हूं, तो आपको दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को कंप्लीट समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो सरकार का गाइडलाइन था, ब्लूप्रिंट जारी किया गया था, उसको मैं डिस्कस किया था, उसी में बेस्ड सारे के सारे प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दिए, वही पैटर्न सरकार ने फॉलो किया था। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका आया था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या आया था? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 35463। क्या कह रहा है कि प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। आपने पढ़ा होगा ज़रूर कि स्थानीय मान के बारे में, तो वही होता है कि स्थानीय मान आपको निकालना है। ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है, तो आपको याद होगा 35463, तो यहाँ से 5 आप ऐसे लिखते थे और 1 2 3 हमारे पास अंक इधर में है, तो 1 2 3 0 लग गए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 5000। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से आंसर कहाँ है? ये है सी नंबर ऑप्शन है। तो आपको क्या करना था कि टिक नहीं लगा करके आपको जो आंसर है, जैसे सी नंबर आया आपका आंसर, तो यहाँ पे आपको क्या करना था 5000 आपको यूँ लिख देना था। क्लियर है? आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट देखो, इस बार के पेपर में रफ कार्य के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा स्टूडेंट को, खास करके दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं खुद ये ऑब्जर्व कर रहा था कि रफ कार्य के लिए कहीं भी जगह नहीं दिया हुआ था, एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया हुआ था। तो मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि कम से कम मैथ का पेपर है तो रफ कार्य के लिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या जो भी आपको लगता है करने के लिए, एक कम से कम पेज देना चाहिए था जो रफ कार्य के लिए यूज हो सके। ज़रा सा भी जगह नहीं दिया गया था रफ कार्य के लिए, तो थोड़ा सा ये कंसिडरेबल नहीं है सरकार की तरफ से। ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल इज़ 35, अगर 5 एप्पल का कीमत 35 रुपये है, तो देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। तो एक एप्पल की कीमत क्या होगी? जाहिर सी बात है, 5 एप्पल का 35 रुपये, तो एक एप्पल का क्या होगा 35 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 7 जा, यानी कि 7 रुपये आएगा। कितना? 7 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या करना है, यहाँ सी लिखना है और इसका क्या हो जाएगा RS रुपीज़ 7। एक एप्पल का कीमत कितना आएगा 7 रुपये। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे द एवरेज ऑफ नंबर, यानी कि एवरेज मतलब होता है क्या? औसत। क्या होता है? औसत। मैं बोला हूँ कि अब मैं पूरा कंप्लीट बताते चलूँगा कि आपको हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में फ़र्क नहीं पता चलेगा, है ना, दोनों विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। तो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर, यानी कि औसत आपको निकालना है जो ये नंबर दिया हुआ है उसका। तो देखो, जब हम लोग क्या करते हैं 11 + 12 + 13 + 14 + और 15, जब इन सब को हम लोग ऐड करेंगे, है ना, 11 12 13 14 15, और ये सब को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 नंबर है। तो हमें क्या करना है, इन सब को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है। तो 11 + 12 + 13 +
13 प्लस एक मिनट ना, सबको ऐड कर लेता हूँ। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 इक्वल टू 65 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 65/5, यानी कि ये 5 अब ये कटेगा। 5 1 जा 5, कितने जा में 13 जा, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर में क्या है 13, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन है? 5 15 13, ये सी नंबर ऑप्शन जो है 13 नंबर, ये हमारा क्या हो गया? सही। बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया होगा? डी ऑप्शन लगा लिया होगा, जो कि गलत है। एवरेज जब भी निकालते हैं तो जितने भी हमारे पास में नंबर रहते हैं, संख्या दी रहती है, वो सबको हम लोग सम कर देते हैं, सबको हम लोग जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आंसर ये 65/5 आया, तो काटेंगे तो ये हमारा 13 आया। तो हमारा आंसर यहाँ पे लिखना है ना। तीसरा का आंसर हमें क्या यहाँ लिखना है? तो सी लिख करके हमें क्या लिखना है? 13। तो देखो मैं बनाते हुए भी चल रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज़ का ज़रूर ये लगे कि हाँ, सर के द्वारा जो यहाँ पे दिया जा रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखो स्टूडेंट, ये एक एक नंबर का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है मैं उसको क्लीन भी करते चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट, चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रैक्शन ऑफ द डेसिमल नंबर, यानी कि भिन्न बोल रहा है कि फ्रैक्शन मतलब होता है आपका भिन्न। क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। आपका कह रहा है कि ये 0.05 का भिन्न क्या बनेगा? क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, ये 0.05 का तो मतलब हो गया कि ये जीरो, ये दशमलव के बाद जो भी है उसको लिख लो। तो ये 0 और 5 हो गया ऊपर में, और डेसिमल के लिए मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। डेसिमल के लिए आप नीचे में 1 देंगे, और डेसिमल के इधर में आप देखेंगे कितने हैं? 1 2 2 अंक है, तो 2 0 डालेंगे। तो क्या हो गया? ये 0.5 का मतलब इसको क्या पढ़ोगे? 50 तो पढ़ोगे नहीं, 50 थोड़ी पढ़ोगे, तो 5 ही पढ़ोगे। तो ये क्या है? 5/100। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो 5/100 है? तो ये ए वाला ऑप्शन। कौन सा? ए वाला। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर लिखना है ए लिख करके 5/100, ये जवाब होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको देखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एन एंगल इज मेजर 45 डिग्री इज नोन एज। 45 डिग्री का एंगल जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वैसा बोलते हैं, या एक्यूट एंगल, अधिक कोण, न्यून कोण, है ना। एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण, ऑप्टस मतलब होता है अधिक कोण, और ऑल ऑफ दीज या सभी के सभी। तो 45 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट, यानी कि न्यून कोण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्यूट एंगल। देखो स्टूडेंट, जो सही होगा उसको में आपको टिक नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है? उसको आपको यहाँ पे आंसर दे देना है, जो भी इसका जगह दिया हुआ है आंसर के लिए। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 5 आपके न्यूमेरिकल थे, यानी कि एक एक नंबर के प्रॉब्लम थे। वो आपने देखा होगा कि किस तरह से ये 5 प्रॉब्लम आप बनाए। आपका सही हुआ कि गलत हुआ, आप ज़रूर एक बार मुझे भी कमेंट करके बताना आप। अब चलो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जनक बाई अ वॉच एट द रेट ऑफ 330 रुपीज़। एक जनक नाम का व्यक्ति है जो वॉच खरीदता है, बाई मतलब होता है खरीदना, है ना, 330 रुपये में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस, है ना, या परचेज प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है, तो ये हो गया 330 रुपीज़, है ना, 330 रुपीज़। एंड सोल्ड मतलब होता है सेलिंग प्राइस, तो SP, है ना। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस पे उसने खरीदा 330 रुपये, और सोल्ड यानी कि बेच दिया उसको 220 रुपये में उसको बेच दिया। देखो खरीदा 330 में, बेच दिया 250 में, कितने में? 250 रुपये में बेच दिया। तो कह रहे कि देन हाउ मच प्रॉफिट और लॉस। तो आप बताओ मुझे कि कितना या तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपको जाहिर सी बात है, खरीदा है 330 में, बेचा है 250 में, तो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला लगेंगे क्या? लॉस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? CP माइनस SP। क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा? 330 माइनस 250, यानी कि जितने का लॉस हुआ वो निकल जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, और ये 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, बाजू वाले चलेगा, तो ये 13 में से 5 जाएगा 8। क्लियर है? अब 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि 80 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। 80 रुपये का क्या हो गया? लॉस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? ये आया। ठीक है, तो देख लेना आप लोग किस तरीके से बनाए हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहे हैं कि चेंज द 60 रुपीज़ 60 पैसे इंटू रुपीज़। देखो ध्यान से समझो,
कह रहा है कि 60 रुपीज़ 60 पैसे को आपको रुपीज़ में चेंज करना है। तो कैसे इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, ध्यान से देखो, ये 60 रुपये तो है ही, तो इसको तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 60 पैसे को बदल देना है रुपीज़ में। तो जाहिर सी बात है, क्लियर है। तो देखो ये 60 पैसे को जब हमें रुपए में बदलना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से हम लोग डिवाइड दे देते हैं। तो देखो 1 0 से ये 1 0 ख़त्म हो गया और ये क्या बच गया हमारे पास में, अच्छा इसको तो वेरी शॉर्ट है ना, हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अगर ऐसे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, इसको डायरेक्टली बना लेते हैं हम लोग दशमलव डाल करके। ओके चलो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 60 पॉइंट यहाँ पे दशमलव डाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 60 और ये ऐसे लिख देंगे रुपीज़, यानी कि 60 रुपये 60 पैसे ऐसे बन जाएगा, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। ओके अगला आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर हो गया। 8 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि देखो स्टूडेंट, अगर थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना ताकि आपको क्या दिखे, अच्छे से दिखे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विल द ईयर 2018 बी लीप ईयर और नॉट, क्या 2028 जो है वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो देखो 2024 जो था वो लीप ईयर था, तो 2024 से 4 साल आगे जाओगे तो 2028 जो है वो लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे जवाब होगा कि यस है ना, यहाँ पे यस 2018 है ना, यहाँ पे यस ईयर ऐसे करके लिखना होगा आपको। यस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन करके अच्छे से लिख देता हूँ। यस 2028 बी अ लीप ईयर, ठीक है, ऐसे लिख करके। उसके बाद आगे इसी में जवाब देना है कि टेल हाउ मेनी डेज डज फरवरी हैव इन लीप, आप मुझे ये बताओ कि फरवरी महीने में कितने दिन का होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कितना 29 डेज़ है ना, 29 डेज़ यहाँ पे लिख देना है, 29 डेज़ इन फरवरी, इस तरीके से आपको जवाब दे देना है, बस हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि राइट द नेक्स्ट पैटर्न, आपको अगला पैटर्न क्या करना है, आपको बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो 1 देखो 1 2 4 8, तो क्या हो रहा है कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 1 × 2 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है ना, 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 16 दूना 32, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 और अगला क्या हो जाएगा 32, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सॉल्व दिस, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि एक प्रॉब्लम बनाने पे 3 नंबर मिलेंगे। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 5 8 6 4 आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है। उसके बाद ये जो 9 लिखा है ठीक इसके नीचे लिखना है, 8 कहाँ इसके नीचे, और 6 को इसके नीचे, और 4 को 5 के नीचे, और इस 2 को इसके नीचे लिख करके और क्या कर देना है, घटा देना है। क्लियर है, तो देखो स्टूडेंट फटाक से मैं घटा लेता हूँ यहाँ पे 3 5 8 6 4 माइनस 2 4 6 8 9 इक्वल टू, ये स्टूडेंट आपका आ जाएगा 11175। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आप अपना आंसर मिला लेना जो भी आपका आया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड नंबर प्रॉब्लम में कि इसको आपको सॉल्व करना है, 8 से डिवाइड देना है। तो आपको 8 ऐसे लिख करके 816 लिख देना है। तो देखो 8 1 जा 8, क्लियर है, 8 एकम 8, तो ये 8 में से 8 गया, 0 ख़त्म हो गया। अब 1 नीचे लाओगे तो 1 नीचे आया, अब 6 को भी नीचे लाओगे तो एक साथ 2 नंबर नीचे उतर रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग 0। तो जब भी एक साथ 2 नंबर नीचे उतरते हैं तो हम लोग क्या देते हैं 0। तो 8 2 जा है ना 16, तो इस हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 102, हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। भागफल जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके चलो, तो ये 10 नंबर और आपने देखा 10 का पहला दूसरा दोनों देख लिया आपने। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम 3 and 7। तो देखो 3 and 7, तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलसीएम ऑफ 3 and 7। तो देखो 3 and 7 का एलसीएम सिंपल क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 7 क्या हो जाएगा 21, ये हो गया आपका आंसर, ख़त्म।
क्योंकि जब आपस में डिजिट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको कि या तो एलसीएम वाला बना लेना है, या फिर और करके दिया हुआ है, या फिर ये वाला बनाना है। या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ। मैं तो दोनों बता दे रहा हूँ। जो मान लो जो विद्यार्थी ने ये बनाया होगा तो अपना आंसर मैच करा लेना, और जो विद्यार्थी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला बनाया होगा आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला बना लेना। कह रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको, जो कि 5 और 10 का। तो 5 को ऐसे लिखो और 10 को ऐसे लिख दो। 5 2 जा यहाँ पे दे दो 10। अब ये ख़त्म हो गया, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5। यहाँ पे जो आया ना ये क्या है, 5। ये डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व किया इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 और 10 इक्वल टू 5, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता है और वाला प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक पार्टीशन डाल देता हूँ यहाँ पे। अब चलो आगे देखते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट बनाए होंगे कुछ ऐसे, 5 किस किस का फैक्टर है, 5 का गुणनखंड क्या है, 1 है 5 है। उसके बाद ये मेथड, ये अलग मेथड्स है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे बनाया होगा तो अपना देख लेना, ये अलग मेथड है। ठीक है, 5 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या क्या है, 1 और 5। और 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। ठीक है, अब दोनों में से मुझे क्या चुनाव करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में हाईएस्ट रहे। तो देखो ये 5 और 5 दोनों में है ना कॉमन, और सबसे हाईएस्ट है। मिलने के लिए तो 1 और 1 मिल रहे हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है, हमें चाहिए हाईएस्ट, जो हाईएस्ट। तो 5 और 5, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ भी ये हमारा डिवीजन मेथड से बना है, और ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं उस मेथड से ये बना हुआ है। ओके, अब चलो स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर पे। कह रहे हैं कि कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, जो टेबल दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे करना है। कह रहा है कि नेम ऑफ द फिगर का नाम दिया हुआ है रेक्टेंगल, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस आपको बताना है कि फिगर का। तो देखो रेक्टेंगल में कितने सिमेट्रिकल एक्सिस होते हैं। तो सबसे पहले समझो कि रेक्टेंगल तो हमारा कुछ ऐसे होता है। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का सिमेट्रिकल एक्सिस, एक तो सिमेट्रिकल एक्सिस किसे बोलते हैं, अगर ऐसे बीचों बीच काटा जाए तो इधर भी वैसे ही दिखाई दे और ये एक दूसरे को ढक ले। अगर ये बीच से मैं फोल्ड करूं, मोड़ूं यहाँ से, और इसको पकड़ के इधर की तरफ ले आऊं, तो ये बिल्कुल उसको कंप्लीट रूप से ढक ले, तो हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे। एक तो ये एक्सिस हो गया है ना, सिमेट्रिकल एक्सिस में एक तो ये हो गया, और दूसरा ये ऐसे भी करूँगा, अगर ऐसे कर दूँ तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर इधर वाले को, यानी कि ये ए बी को, ए बी सी डी, अगर ए बी को, अगर ये जो लाइन है, सोया हुआ जो लाइन है, इसको उठा के इधर की तरफ रखूँगा, है ना, यहाँ बीच से मोड़ते हुए, तो ये पूरा इसको ढक लेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो इसका जवाब होगा 2। उसी तरह से स्क्वायर में हमारा क्या होता है, स्क्वायर तो पूरा चौकोन होता है। ठीक है, तो देखो एक तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा फर्स्ट, है ना, इधर का जैसा है वैसा इधर का भी हो गया, है ना, और एक तो ये भी हो जाएगा, 2 हो गए, है ना, जैसा इधर का वैसा इधर का हो जाएगा। क्लियर है, 2 हो गए। सॉरी, जैसा इधर का है वैसा इधर का हो जाएगा, क्योंकि जिसके सिमेट्रिकल मोड़ते हैं। अब एक डायगोनल के अकॉर्डिंग देखो, ऐसे अगर डायगोनली भी हम लोग ऐसे ये बीचों बीच ऐसे विकर्ण को वो कर दें, डायगोनली अगर मोड़े, तो ये वाला जो है इसके ऊपर में बढ़िया से इधर वाले पार्ट को कवर कर लेगा। तो ये 3 हो गए, 3 सिमेट्री, और एक देखो ऐसे कुछ, ये हो गए 4 सिमेट्री। तो यानी कि स्क्वायर में कितने सिमेट्री होते हैं, 4। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो, ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी के सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। ये भी अगर ये 4 है तो ये सब आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर यहाँ से, इसमें हमें तो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस बताना है, तो देखो यहाँ से अगर ऐसे करें तो जो पार्ट इधर में बन रहा है वही पार्ट इधर भी बन रहा है। क्लियर है। ठीक, अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ, ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर अलग ही दिख रहा है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ मिटाने का। देखो यहाँ से, अगर यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो जो जितना इधर बन रहा है उतना ही इधर बन रहा है। ये एक तो ये वाला लाइन हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इस वर्टिसेस से ये वाले शीर्ष से। तो इसमें कितने होते हैं, 3। इसमें कितने होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमेट्रिकल एक्सिस 3 होते हैं। ओके,
अब 13 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि आपको ऐड करके दिखाना है 1/5 एंड 1/4 को, या फिर डिवाइड करके दिखाओ 3/7/3/5 से, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आपको बना लेना था आपके पेपर में, लेकिन स्टूडेंट मैं दोनों को बताऊंगा क्योंकि कोई स्टूडेंट इसको बनाए होंगे, कोई स्टूडेंट इसको बनाए होंगे। चलो तो इसको बनाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं सॉल्यूशन, क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन, ठीक। चलो यहाँ पे देखो, तो 1/5 एंड 1/4, तो 1/5 क्या करना है, ऐड करना है, ऐड मतलब होता है जोड़ना, तो 1/5 प्लस 1/4 है ना, भिन्नों का जोड़ है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20। तो देखो 5 का टेबल पढ़ोगे 20 जा कितने बार में आएगा, 5 चौके, तो 4 4 हो जाएगा, और ऊपर में जो रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये प्लस 4 के पहाड़ा में ये 20 कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो 4 पंजे 20, और ये मल्टीप्लाई 1, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5, और नीचे में ये 20, तो कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, और नीचे में 20, और ये आपका 9/20, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो जो स्टूडेंट ने ये 13 नंबर का ये बनाया है तो उसको ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइड बनाने की, क्योंकि और करके दिया हुआ है, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, लेकिन मैं तो दोनों बता दे रहा हूँ, मैं अब इधर बता दे रहा हूँ डिवाइड वाले को। तो डिवाइड वाले में क्या करना था, 3/7 और डिवाइड बाई 3/5, ऐसा क्वेश्चन है। ये बाई का मतलब यहाँ लिखा है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है कि ये बीच में दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये आपने लिख लिया, तो 3/7 और डिवाइड को आपको चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है, और ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे, ऐसा कुछ। तो 3 से ये 3 कट गया, क्लियर है। 3 से ये 3 क्या हो गया, 3 1 जा में कैंसिल हो गया। अंत में क्या बचा हमारे पास में, अंत में हमारे पास में 5/7, क्योंकि 5 ऊपर में और 7 नीचे में, वो अंश में 5 और हर में 7, नोमिनेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 7, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये 5/7 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके चलो स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, 13 नंबर हो गया। अब 14 नंबर में, 14 नंबर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इन द मंथ। ठीक है, कह रहा है कि आप जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है, केयरफुली। और कह रहा है कि सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल से जून तक में कितने बनाना, कितने केले बिके हैं, केवल अप्रैल। देखो अप्रैल से लेकर के कहाँ तक, जून तक ही बोला है। टेबल कहाँ से कहाँ तक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक है। आपको क्वेश्चन पूछा कि अप्रैल से जून, ठीक है, तो आपको अप्रैल से जून तक ही झांकना है। अब ये पूरा टेबल दे रखा है, नंबर ऑफ बनाना सोल्ड, जो जितने बनाना बिके हैं। अब देखो एक ऐसा सिंबल और एक यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे कि एक ऐसा छोटा सा बॉक्स का मतलब है कि 5 दर्जन के बराबर। क्लियर है, तो एक बॉक्स अगर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये एक बॉक्स ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, 5 दर्जन को दिखा रहा है, 5 दर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ, तो 5 दर्जन, फिर ये 5 दर्जन, फिर ये 5 दर्जन। चलो तो अप्रैल में, अप्रैल मंथ में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है ना, तो कितने हो जाएंगे 5 + 5 + 5, ठीक है, तो 5 + 5 + 5, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 5 5 5 कितने हो जाएंगे 15 दर्जन, ठीक है, 15 दर्जन हो गए। उसके बाद अब चलो, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि अप्रैल से जून तक ही जाना है। अब मई, अप्रैल के बाद मई, मई में आते हैं, मई में कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इसका मतलब 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि 5 दर्जन 5 दर्जन 5 दर्जन ऐसे करके, तो 5 10 15 20 25, यानी कि कितने 25 दर्जन, कितने हो गए 25 दर्जन। ठीक है, अब आगे किस में, जून में। अब किस में चलते हैं, JUNE, जून, किस में चलेंगे, JUNE, जून में कितने हो गए 1 2 2, तो 5 + 5, 2 बार 5 करेंगे, तो 5 + 5 कितना हो गया 10, कितने हो गए 10, और ये दर्जन 10 दर्जन। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं, तो देखो 15 और 25 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40, 20 और 10 30 और 10 40, और ये 10 50, टोटल कितने हो गए 50 दर्जन। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप कैसे करेंगे आप एक मिनट ना, यहाँ पे आप 15 + 25 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 दर्जन, है ना। तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे आप, है ना,
टोटल नंबर ऑफ बनाना, टोटल नंबर ऑफ बनाना सोल्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 50 दर्जन। ठीक है, अब चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं हम लोग। ये 14 नंबर हो गया। 15 नंबर पे आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका। ओके चलो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि यू वेंट टू ग्रोसरी शॉप। अगर आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, देयर यू बॉट 2 kg शुगर, जहाँ से आप 2 kg शुगर खरीदते हैं, 1 kg पोटैटो, 1/2 kg क्या खरीदते हैं, जेरी। क्या खरीदते हैं, जेरी। तो मेक अ बिल अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट इन द शॉप। क्या करना है, तो आपको देखो एक क्या करना है इसके, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका, जो कि एक क्वेश्चन बनाने पे 4 नंबर आपको अंकित किया जाएगा, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जब आप ग्रोसरी के दुकान पे जाते हैं, ग्रोसरी मतलब होता है राशन के दुकान पे, तो 2 kg आपने शक्कर लिया, 1 kg पोटैटो लिया और ½ kg, 1/2 का मतलब होता है 500 ग्राम। ठीक है, जेरी आपने लिया। तो मेक अ बिल अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट इन द शॉप। तो देखो ये बिल दिया हुआ है, आपको बिल बनाना है। अब प्राइस लिस्ट एक नीचे दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये प्राइस लिस्ट दिया हुआ है। पोटैटो 15 रुपये, शुगर 40 रुपये और फ्लोर 20 रुपये, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, कोई तो तेल है जो 70 रुपये, और यहाँ पे जेरी जो है वो 30 रुपये है। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले ऊपर लिस्ट बना लेता हूँ कि क्या क्या हमारे पास में दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो 2 kg शुगर था ना। तो सबसे पहले तो बिल नंबर अब जितना भी रहेगा, तो मान लो बिल नंबर 1 ही लिख देते हैं, और डेट दे देते हैं कि 17 है ना, 17 मार्च और 2025 ऐसा लिख देते हैं। और नाम यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, किसका नाम हम लोग दे देते हैं, जैसे किसी जो भी व्यक्ति खरीदने आ रहा है तो उसके नाम से, जैसे मान लो कि राहुल नाम देते हैं। ठीक है, राहुल, और राहुल यहाँ पे राहुल पटेल। ठीक है, राहुल पटेल नाम का एक व्यक्ति है जिसके नाम से बिल बन रहा है। तो क्रमांक देंगे, सीरियल नंबर, आइटम हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि क्या क्या आइटम ले रहा है। तो सबसे पहले आइटम ले रहा है शुगर। ठीक है, यानी कि शक्कर, चीनी ले रहा है। दूसरा आइटम क्या ले रहा है, पोटैटो। क्या ले रहा है, पोटैटोज। ठीक है, और तीसरा आइटम क्या ले रहा है, ये ले रहा है आपका जेरी। तो JAGGERY। ठीक है, अब कितना क्वांटिटी ले रहा है, शुगर कितना ले रहा है, 2 kg। ठीक है, ऊपर लिखा है ना 2 kg, और पोटैटो कितना ले रहा है, 1 kg। ठीक है, और जेरी कितना ले रहा है, ½ kg, 1/2 kg। ठीक है, अब रेट हम कहाँ से, नीचे से पता चलेगा। तो शुगर का रेट, पोटैटो का रेट और जेरी का रेट। ठीक है, तो शुगर का रेट कैसे है, 40 रुपये। ठीक है, पोटैटो कैसे है, 15 रुपये। शुगर कैसे है, 40 रुपये। शुगर कैसे है, 40 रुपये। और ये कैसे है, पोटैटो यानी कि आलू कैसे है, 15 रुपये। और जेरी कैसे है, 30 रुपये। ठीक है, रेट है 30 रुपये पर kg। ठीक है, 30 है पर kg। अब आगे देखो, तो यहाँ पे आप चाहो तो ये 30 को मिटा करके आप क्या लिख सकते हैं, ये 30 को मिटा करके आप 15 लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं 13 को, क्योंकि अगर 30 रुपये kg में मिल रहा है ना, तो यहाँ पे आप 15 कर दोगे तो 15 रुपये का ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अब ऐसे आप जब भी बनाना तो इसको आप ऐसे ही बना लेना, 30 लिख देना, और जो दुकानदार रहते हैं वो समझ जाते हैं कि 30 रुपये के भाव से आधा किलो का। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 रुपये हो जाएगा। कितना, 80 रुपये। और यहाँ पे 15 रुपये 1 kg, अगर 40 रुपये kg है तो 2 kg का 40 दूना 80 हो गया। अब 15 रुपये में 1 kg है तो यहाँ तो 15 का 15 रुपये ही रहेगा। और यहाँ पे 30 रुपये का 1 kg है तो आधा kg का कितना होगा, यहाँ पे 15 रुपये आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 80 सबको जोड़ दो, तो 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110, 110 रुपये का क्या हो गया, यहाँ पे बिल बन गया। तो यहाँ पे दद्दू ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे सिग्नेचर, आप जो भी आपका सिग्नेचर, जैसे मान लो कि आपका जो भी सिग्नेचर है इस तरह से राहुल पटेल करके सिग्नेचर है, तो आप राहुल पटेल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, और उसको आप दे देंगे बिल को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना था, बिल बनाना था। ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ईजी। तो या फिर ऊपर वाला जो बिल वाला था प्रॉब्लम उसको बना लेते, या फिर अब या फिर ये नीचे में एक दिया हुआ है, कह रहा है कि मेक अ कैलेंडर ऑफ मार्च 2025। 2025 का कैलेंडर आपको बनाना है, मार्च 2025। तो देखो सैटरडे यहाँ से शुरू हुआ है, एक तारीख से सैटरडे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे
यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4। ये सब में आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि अगर सैटरडे यहाँ से शुरू है तो कोई क्या होता है कि कोई बच्चे यहाँ से यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 2, 3, 4, 5। नहीं, ये सब खाली छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे के बाद आपका क्या आएगा? संडे। तो संडे यहाँ ये बॉक्स को छोड़ के यहाँ से आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे करते करते 9, 10, 11, 12, ये 13 और ये 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18 और ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, ओके, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। 26 के बाद हमें 27 डालना है, ठीक है, यहाँ पे 27, 27, 28, 29, यहाँ पे 30 और देखो यहाँ पे अपने आप 31 है। ओके, तो ये आपने क्या किया, मार्च 2025 का इस तरह से आपने क्या कर लिया, कैलेंडर आपने बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से या तो ऊपर वाला बनाना था या तो ये कैलेंडर आपको बना लेना था। ओके, अब चलो प्रॉब्लम नंबर 16, सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम पे हैं। 16 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अ फार्मर हैज़ 800 किलोग्राम, ठीक है, एक फार्मर है जिसके पास 800 किलोग्राम पैडी मतलब होता है कि चावल, ठीक है, धान जो होता है। तो एक किसान के पास देखो 16 नंबर प्रॉब्लम में या तो ये वाला प्रॉब्लम बनाना है या फिर ये वाला प्रॉब्लम बनाना है, दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम को बना लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो जगह का मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि रफ कार्य करने के लिए कोई भी जगह नहीं दिया गया था और ये दो प्रॉब्लम है, दोनों में से किसी एक को आपको बनाना था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक प्रॉब्लम यहाँ बना दूँ और एक प्रॉब्लम को मैं यहाँ बना दूँगा। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 800 किलोग्राम पैडी यानी कि धान है और ही वांट्स टू फिल इट इन सम सेक्स, यानी कि वो चाह रहा है कि इसको बोरे में भरा जाए, धान को बोरे में भरा जाए। इफ़ 40 kg कैन बी फिल्ड इन 1 सेक, अगर एक बोरे में 40 kg भरा जा रहा है, ठीक है, तो हाउ मेनी सेक्स आर नीडेड टू फिल द पैडी, तो कितने बोरे की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी मैं इसीलिए इसका रूपांतरण भी करके बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपके उसमें भी होगा। चलो, तो 800 किलोग्राम पैडी, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि टोटल पैडी है ना, टोटल पैडी कितना पैडी है जी, टोटल 800 किलोग्राम। ठीक है, 800 kg लिख दिया किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बोरी, वन सेक कंटेन इक्वल टू कितना, 40 kg। एक बोरा जो है 40 kg पकड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखे हमें निकालना है कि नंबर ऑफ, क्या निकालना है, नंबर ऑफ नीडेड शेक। तो क्या करना होगा मुझे, ये टोटल 800 kg को हमें 40 kg से हमें डिवाइड देना होगा। तो kg से kg टूट गया और एक जीरो से एक जीरो ख़त्म। अब यहाँ से 4 1 जा, अब 4 2 जा और ये जीरो, तो क्या कितने हो जाएगा, टोटल 20 सेक की ज़रूरत पड़ेगी, 20 बोरे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, ये पहला वाले का, ये 16 नंबर का। और ये 16 का अब और का हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है मान लो कोई स्टूडेंट ने ये वाला बनाया और कोई स्टूडेंट ने ऐसा वाला बनाया, तो हमें क्या करना है कि इसको अब अपना मिला लेना, मैं दोनों बता रहा हूँ। ठीक है, अब 16 का और वाला प्रॉब्लम को देख लो एक बार। कह रहा है कि अ बॉक्स हैज़ 1.6 लीटर ऑफ मिल्क, एक बॉक्स है जिसके अंदर में 1.6 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, आता है। तो हाउ मेनी मग कैन बी फिल्ड विद द क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ ईच मग इज़ 200 ml। अगर 200 ml का एक मग की कैपेसिटी है तो कितने मग में 1.6 लीटर मतलब फुल हो पाएगा। ठीक है, फुल हो पाएगा कितने मग में। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे बता देते हैं कि टोटल मिल्क, पूरा का पूरा मिल्क कितना है हमारे पास में, 1.6 लीटर है ना, LITRE 6 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं 1.6 लीटर है, तो आप देखो ये ml में दिया है, 200 ml में, तो हमें क्या करते हैं 1.6 को हम लोग बदल लेते हैं लीटर को मिलीलीटर में। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि चेंज
चेंज इनटू मिलीलीटर। ठीक है, हम लोग मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, ये बात ध्यान में रहे। तो 1.6 लीटर है ना, लीटर है, तो हमें क्या करना होगा कि 1 का मतलब क्या है 1 kg, तो 1 kg में कितना मिलीलीटर, तो 1000 प्लस ये 6 है यानी कि 600, 600 है ना, ये 0.6 है यानी कि 600 हो गया, और ये क्या हो गया मिलीलीटर, क्या हो गया ये मिलीलीटर। तो देखो इस हमारा कैसे आंसरिंग का क्या तरीका होना चाहिए वो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए ताकि एग्जामिनर आपको पूरा कंप्लीट में कंप्लीट मार्क्स दे और आप टॉपर बन सके। तो ये 1000 ml प्लस ये केस क्या हो जाएगा 600 मिलीलीटर। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर और प्लस 600, तो कितना हो जाएगा 1600 मिलीलीटर, ये हो गया। तो 1.6 लीटर का मतलब समझ में आया, इसका मतलब मिलीलीटर में कितना है 1600 मिलीलीटर। अब एक मग 200 ml का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 मग कैपेसिटी, है ना, यानी कि एक मैग में जितना वो अपने उसमें रखता है तो कितना है 200 ml, 200 ml कैपेसिटी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ मग मुझे बताओ कि कितना फिल किया जाएगा। तो नंबर ऑफ मग कैन बी फिल्ड, तो क्या हो जाएगा ये टोटल 100 ml और डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 200 ml। तो ml से ml कट गया और ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गए और 2 1 जा 2 8 जा, तो आंसर हमारा क्या आ गया 8। हमारे पास 8 मग्स, ठीक है, 8 मग हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो दोनों में से जो जैसे बनाए हैं वैसे आप आंसर लिख लेना। लास्ट प्रॉब्लम की तरफ है, तो देखो स्टूडेंट बहुत मेहनत करके मैं आप लोग के लिए ये सब कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 17 के लास्ट प्रॉब्लम पे हैं तो 10 है 18 है 10 है 18 है। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये क्या है, देखो ये आमने सामने बराबर बराबर है, ये 18 है तो ये भी 18 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब होता है कि परिमिति। तो यहाँ पे आयत की परिमिति का फॉर्मूला यानी कि पेरीमीटर ऑफ क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये रेक्टेंगल है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हमारा कितना है 18, कितना है 18, अब ब्रेथ हमारा कितना है 10, किसी एक को इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 18 और 10 क्या हो जाएगा 28। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4 और 1 5, 56 आ जाएगा सेंटीमीटर। कितना 56 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा करके लिख देता हूँ अच्छे से, क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब वहीं हम लोग इस इधर देख लेते हैं। देखो कोई स्टूडेंट ऐसे करके बनाया होगा, ऐसे 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, ऐसे। तो ये सब को भी अगर आप ऐड करके उसके बाद भी अगर आप 56 सेंटीमीटर लिख देते हो ना, तो भी से आपका आंसर सही है, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, लेकिन एक फार्मूले के उस पर जाओगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छा मिलता है। एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या करेंगे, सब साइड को जोड़ देंगे, इधर का इधर का इधर का तीनों। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखो हमारा ये जो आपका बुक का जो भी आपको दिया गया था, इस बार जो पूछा गया था, तो उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैं जारी किया हूँ। स्टूडेंट आप ज़रूर सपोर्ट करो, देख लो, आप मिलाओ अपने जो भी आप बना के आए हो पेपर को, तो काफ़ी अच्छे से आप देखो कि क्या आपका आंसर बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है या
गड़बड़ हुआ है। तो ओके, चलो स्टूडेंट, मिलूंगा अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।